Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for you by Anshul Sharma. So today in this video I am going to discuss with you the next chapter of class 9th physics, and that chapter is force and laws of motion. Yes, that Newton's laws of motion और force के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. फाइन, ओके. अब सबसे पहले हमने लास्ट चैप्टर में क्या डिस्कस किया था? यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. उस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, फ्यू कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे आपके साथ. लाइक I discussed with you what is distance, displacement, then I discussed with you velocity, acceleration. ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी. अब उन चीज़ों को जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ध्यान से सुनना, मैंने आपको कैसे बताया था. मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा डिस्टेंस विद टाइम चेंज हो रहा है तो उसको मैं मोशन बोलता हूँ, और यूनिफॉर्म मोशन बोलूँगा अगर मेरा इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में होगा. उस केस में मेरी क्या सेम रहती है? वेलोसिटी सेम रहती है. आफ्टर दैट आई डिस्कस्ड विद यू चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. यू रिमेंबर कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को याद करो 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 करो. यस, राइट, हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन. तो बेटा ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि वेलोसिटी को जब मैं चेंज करता हूं उसका जो रेट होता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी चेंज हुई कैसे, क्यों हुई चेंज? आप दोनों केसेस को अलग अलग समझने की कोशिश करो. यहां पे हमने सिर्फ इफेक्ट स्टडी किया था. इफेक्ट मींस कि मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है. अगर मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको मैंने एक्सेलरेशन बोल दिया. आई डिड नॉट टेल यू और वी डिड नॉट डिस्कस कि ये जो वेलोसिटी चेंज हुई तो हुई क्यों. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द चेंज इन वेलोसिटी? आंसर इस चैप्टर में मिलेगा कि वेलोसिटी चेंज कैसे होती है या बॉडी में एक्सेलरेशन आती कैसे है. इन सारी चीजों के जो आंसर्स हैं दैट वी विल गेट इन दिस चैप्टर. तो मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में किस चीज का फर्क होगा? मोशन में हम पढ़ चुके हैं कि मोशन होता कैसे है. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ना है मोशन होता क्यों है, ऐसी क्या चीज हो जाती है कि अ बॉडी स्टार्ट्स डूइंग मोशन, कि वो मूव करना स्टार्ट करती है एक्सेलरेशन के साथ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ. वो सारी की सारी चीजें हमने क्या करनी है? स्टडी करनी है. आ रही है बात आपको समझ में? ओके. सो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि जो चीजें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी उनका जो रीजन है वो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है. अब दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा डेली लाइफ में और आपने 8th क्लास में पढ़ा भी है फोर्स चैप्टर, फोर्स एंड प्रेशर. द चैप्टर वाज देयर इन क्लास 8th एंड इट वाज टोल्ड टू यू दैट फोर्स क्या चीज होती है. फोर्स एक पुश या पुल, किसी को धक्का देना या किसी को खींचना, इसको बोलते हैं हम फोर्स. अब फोर्स इज अ पुश और पुल. क्या कर सकती है? वो फोर्स के इफेक्ट्स हैं. दैट इज द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. वो भी आपने स्टडी किए हुए हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या हो सकता है. कि इट कैन मूव द बॉडी एट रेस्ट. जो बॉडी रेस्ट में है उसको मूव करवाना है, फोर्स लगा दो. इट कैन स्टॉप द बॉडी विच इज इन मोशन. अगर कोई बॉडी मोशन में उसको रोकना है तो मैं क्या कर सकता हूं? उसके ऊपर फोर्स लगा सकता हूं. अगर मुझे किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करना है तो मैं ऐसे फोर्स लगा दूं, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. अगर मुझे किसी बॉडी की शेप को चेंज करना है तो मैं ऐसे अगर उसकी ऊपर फोर्सेस लगाऊं तो उसकी क्या हो जाएगी? शेप चेंज हो जाएगी. ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. सो फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट हम फोर्स के बारे में अगर समझना चाहें और डिस्कस करना चाहें, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज force is a push or pull which can change the state of a body. अब state क्या हो सकती है? state उसकी state of rest भी हो सकती है कि rest में थी बॉडी उसको मूव करवा दिया. state of motion भी हो सकता है, मोशन में था उसको आपने you can say rest पे ले आए, या आप उसकी डायरेक्शन चेंज करवा सकते हो या आप उसकी शेप चेंज करवा सकते हो. these are the effects which we can basically understand
इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ फोर्स। उसके बाद फोर्स की क्लासिफिकेशन आएंगी, उसके ऊपर मैं बाद में जाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सम पॉइंट्स, इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स रिगार्डिंग फोर्स। कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाओ, और कॉपी और पेन लेकर ही बैठा करो, बिकॉज नोट्स भी साथ साथ बनते हैं और सारी चीजें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूं। ओके, सो लेट अस बिगिन दिस। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें सबसे पहले हम फोर्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। अगेन, फोर्स के बारे में कैसे लिखेंगे आप? फोर्स इज अ पुश और अ पुल विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल विच कैन change the state of a body। तो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन होगी जो आप पहले पढ़ चुके हो। और इफेक्ट्स क्या होते हैं फोर्स के? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स का बेटा मीनिंग है, जब आप किसी बॉडी के ऊपर पुश या पुल लगाओगे तो बॉडी के साथ क्या होगा। दैट मीन्स दैट बॉडी बेसिकली इट विल चेंज इट्स स्टेट। लाइक इफेक्ट्स में इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, it can change the state of, let me write it precisely, uniform motion। अगर मेरा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से और उसकी मैं स्टेट को चेंज करना चाहता हूं, दैट मीन्स मैं उसको नॉन यूनिफॉर्म बनाना चाहता हूं, तब भी मैं फोर्स लगा सकता हूं। देन it can change the direction of motion, and then it can change the shape of body। ओके, सो फोर्स और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स बेसिक सी डेफिनेशन जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। इफेक्ट्स में मैंने 4 इफेक्ट्स बताए, और आपको पता है काफी सालों तक जो साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स और जो भी फिजिक्स को स्टडी करते थे, उनको क्या लगता था? उनको लगता था कि अगर मैंने किसी चीज को ऐसे फेंका, वो थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि बॉडी को रेस्ट में रहना पसंद है, और जो रेस्ट है वो इस दुनिया में हर चीज की नेचुरल स्टेट है। समझो, बहुत साल पहले जब चीजें क्लियर नहीं थी, मतलब जब न्यूटन नहीं आए थे, गैलीलियो नहीं आए थे, तब क्या चलती थी थिंकिंग लोगों की मीन्स जो साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, दे थॉट व्हेन वी थ्रो अ बॉडी इट स्टॉप्स। व्हाई इट स्टॉप्स? बिकॉज रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। नेचुरल स्टेट, यू नो, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेचुरल स्टेट थोड़ी होती है। नेचुरल मीन्स कि हर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट भी रहना पसंद करेगी, क्योंकि अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन हो तो उसमें भी रहना पसंद करेगा। जो जिसकी जैसी स्टेट है उसको वैसा ही रखना चाहता है। रेस्ट कोई नेचुरल स्टेट, सिर्फ रेस्ट नेचुरल स्टेट है, ये गलत स्टेटमेंट थी। समझ में आ रही है बात? सो जस्ट राइट दीज पॉइंट्स कि फोर्स और इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या चीजें हैं। देन आई विल डिस्कस विद यू कि फोर्स जो है फर्दर कैसे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। नाउ अब ध्यान से समझना जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं।
बेटा सारे वीडियोस देखोगे ना अच्छे से तो आप मास्टर बन जाओगे इस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट वाइज भी और न्यूमेरिकल वाइज भी, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। बट पॉइंट इज जो भी मैं पढ़ाऊँ बहुत ही आपको कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से समझना है और सुनना है। अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे एक टेबल है ऐसे, इसके ऊपर एक मैंने ब्लॉक रखा हुआ है, सीधा बन गया, चलो बन गया। अब एक स्ट्रिंग लगाया मैंने ऐसे यहाँ पे ऐसे, और एक स्ट्रिंग मैंने लगाया यहाँ पे। ओके, अब इस स्ट्रिंग को मैं इधर को खींच रहा हूँ ऐसे, उधर से मेरा कोई एक दोस्त है वो इधर से इस स्ट्रिंग को खींच रहा है ऐसे। अब हमने क्या किया, पहले तो ब्लॉक रखा, ब्लॉक पड़ा हुआ था नॉर्मली रेस्ट की कंडीशन में था, फिर मैंने स्ट्रिंग को इधर को खींचा, मेरे दोस्त ने उधर को खींचा, तो ऐसे खींच रहे हैं। इस बॉक्स का अब क्या होगा, बॉक्स दो तरीके से बिहेव कर सकता है, या तो बॉक्स ऐसे ही रुका रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, या बॉक्स चलना स्टार्ट कर देगा किसी एक डायरेक्शन में, या इधर को या इधर को। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, जो कि हम नॉर्मल डेली लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इफ दिस ब्लॉक डज नॉट मूव, इफ दिस ब्लॉक डज नॉट मूव, देन व्हाट डज इट मीन, दिस मीन्स दैट जिस ताकत से मैं इसको इधर को खींच रहा हूं उतनी ही ताकत से मेरा दोस्त खींच रहा है, और वो जो दोनों ताकतें हैं, फोर्सेस हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। अगर ये वाला ब्लॉक इधर को चलना स्टार्ट करे, इधर को, दैट मीन्स मेरा दोस्त जो फोर्स लगा रहा है इधर वाली डायरेक्शन को वो ज्यादा है, मेरे वाली कम है, तो अनबैलेंस हो जाती है फोर्स, तो वो उस डायरेक्शन में जाता है बॉक्स। और अगर इफ दिस ब्लॉक मूव्स इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स द फोर्स विच आई एम अप्लाइंग इज मोर, और मेरे दोस्त की फोर्स कम है, हेंस अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाती है इस डायरेक्शन में और वो इस डायरेक्शन में चलेगा। तो कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स होगी उस डायरेक्शन में ये वाला जो ब्लॉक है वो चलना स्टार्ट करेगा। अगर उधर वाली ज्यादा है तो अनबैलेंस्ड फोर्स उधर को ही, दैट मीन्स ये F1 बोलते हैं इसको, इसको हम F2 बोल लेते हैं। इफ F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ये कौन सी कंडीशन बन जाएगी, बैलेंस्ड, तो बॉक्स रिमेन्स एट रेस्ट। अभी समझते जाओ, नोट्स के लिए पॉइंट्स में बता दूंगा आपको, लिख दूंगा यहाँ पे, रिमेन्स एट रेस्ट। अगर F1 ग्रेटर देन F2 है तो अनबैलेंस्ड फोर्स होगी, और अनबैलेंस्ड फोर्स की वो वैल्यू कितनी होगी, अनबैलेंस्ड फोर्स बड़ी कौन सी है F1, छोटी कौन सी है F2, तो अनबैलेंस्ड फोर्स होगी F1 माइनस F2, क्योंकि इस F1 में से कुछ F2 कट जाएगा ना, बैलेंस हो जाएगा, और जो बचेगा उस डायरेक्शन में जाएगा। सो अनबैलेंस्ड फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, इन द डायरेक्शन ऑफ F1, इस डायरेक्शन में। और अगर F2 इज ग्रेटर देन F1 तो अनबैलेंस्ड फोर्स कितनी हो जाएगी, F2 माइनस F1, और ब्लॉक इधर को मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में अनबैलेंस्ड फोर्स है उस डायरेक्शन में आपका जो ब्लॉक है वो मूव करना स्टार्ट करता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओके, सो सेम है तो बैलेंस है, अगर सेम नहीं है तो वो क्या होती है, अनबैलेंस्ड होती है। और यही आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो हेडिंग लिखो, okay, so this is balanced and unbalanced forces. तो बैलेंस्ड का मतलब सिंपल, जो बैलेंस हो जाए, अनबैलेंस्ड का मतलब है जो बैलेंस ना हो। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं पहले, व्हेन फोर्सेस एक्ट
व्हेन फोर्सेस, इसकी डेफिनेशन ऐसे बनाते हैं, व्हेन फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite in direction, act on an object, comma, they are said to be balanced. एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा ही एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे और एक ब्लॉक को रखता हूँ मैं यहाँ पे। अगेन सीधी लाइन नहीं बनती एक बार में, तो फिर टेढ़ी बन गई। चलो ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। सो इसमें अगर एक फोर्स लग रही है ऐसे F और दूसरी फोर्स भी लग रही है इधर को, दैट इज ऑल्सो F, तो ये बैलेंस्ड फोर्सेस हो जाएंगी। या किसी सरफेस के ऊपर, ये सरफेस को बनाने का तरीका होता है, अगेन एक ब्लॉक रखा हुआ है मैंने ऐसे, F यहाँ पे और सिमिलरली F यहाँ पे, तो ये कौन सी हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। So, when balanced forces act, body does not change its state. That is, if it was at rest before application of forces, comma, it will remain at rest after forces are अप्लाइड। समझ में आ रहा है? तो अगर बॉडी पहले रेस्ट कर रही थी तो अब भी रेस्ट में ही रहेगी जब आप इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस उसके ऊपर लगा दो। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी तो मान लो ये बॉडी जो है वो 20 की स्पीड से चल रही थी, तो आपने क्या किया, इसको उधर को खींचना स्टार्ट किया F फोर्स लगा के, तो उसको तेज चलना चाहिए, पर आपने उतनी ही F फोर्स पीछे को लगा दी, तो वो फोर्सेज ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो बॉडी अभी भी 20 की स्पीड से ही चलेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जो अनबैलेंस्ड फोर्सेज जब एक्ट करती हैं, बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती है। स्टेट आपकी कैसी हो सकती है? स्टेट ऑफ रेस्ट भी हो सकता है और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। सो दैट इज इफ इट वॉज एट रेस्ट बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज, इट विल रिमेन एट रेस्ट आफ्टर फोर्सेज आर अप्लाइड। सिमिलरली if it was in uniform motion, comma, it will remain in uniform motion when फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट पकड़ो आप। तो अगर फोर्सेस आपकी बैलेंस्ड हैं तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, स्टेट आपकी रेस्ट भी हो सकती है और स्टेट आपकी यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकती है। जस्ट राइट इट डाउन, ये है आपकी बैलेंस्ड फोर्सेस। दिस वाज योर बैलेंस्ड फोर्सेस। फिर इसके बाद हम करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। करें अनबैलेंस्ड फोर्सेस।
तो अनबैलेंस्ड कैसी हो जाएंगी, मतलब जो बैलेंस नहीं है तो वो ऑब्वियस सी बात क्या है, वो अनबैलेंस्ड हुई, है ना। तो यही चीज़ है जो आपको समझनी है, कॉन्सेप्ट है बेटा फिजिक्स। तो अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी, ना समझने में ना न्यूमेरिकल्स करने में, एकदम मस्त तरीके से आप इसको कर सकते हो फिर। ओके, अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में बात करें। व्हेन unequal forces act on a body, then these forces make up a net unbalanced force। जब अनइक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अब आप बोलोगे सर सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे भी हैं, अगर अनइक्वल है तो अनबैलेंस्ड तो रहेगा ही। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम करते हैं ऐसे, तो एक टेबल बनाऊंगा फिर से, ओके, बन जाओ बन गई, ऐसे। कैसा बना डायग्राम, अजीब सा बन गया यार, दोबारा बनाता हूँ अच्छे से। लाइक दिस, तो ये मेरे पास ब्लॉक है मास m का, मास अभी मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर F1 फोर्स लगे, इधर को F2 फोर्स लगे, मैं आपको पहले केसेस बता देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे बनाते हैं एक, F2 F1, एक यहाँ पे बना देते हैं सरफेस पे, सिमिलरली एक इधर बनाते हैं, अब F1 F2 और इधर से लगा दो F1 F2। ये सारे के सारे जो केसेस हैं ना अनबैलेंस्ड फोर्सेस के हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 उधर वाला बड़ा है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स कितनी हुई यहाँ पे, इज इक्वल टू F1 माइनस F2। और बॉडी जो है नेट किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में। क्लियर है, यहाँ पे F2 इज ग्रेटर देन F1, तो अनबैलेंस्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू F2 माइनस F1। और बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, तो एक कोई
जरूरी चीज नहीं है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्सेस लगे, अगर एक ही डायरेक्शन में लगेंगी तब भी तो अनबैलेंस्ड ही है, क्योंकि यहां से इसको कोई नहीं रोक रहा। सो यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स कितनी हुई, F1 प्लस F2, और यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स कितनी हुई, अनबैलेंस्ड फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो बॉडी जाएगी कहां को, इस केस में इधर को, और इस केस में इन दिस डायरेक्शन। आई होप नाउ अनबैलेंस्ड फोर्स कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं और किस डायरेक्शन में चलती हैं। सो इसमें आप एक पॉइंट लिख सकते हो लास्ट में, मोशन टेक्स प्लेस in the direction of unbalanced force। अनबैलेंस्ड फोर्स की डायरेक्शन में जो है वो आपका मोशन है जो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम्स को आप ढंग से समझ लो कि किस डायरेक्शन में चल रहा है आपका। तो यहाँ पे फोर्सेज F1 F2 से बड़ी थी, यहाँ पे F2 F1 से बड़ा है, और यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स कुछ इस तरीके से है। तो जो मोशन है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स में जाएगा। सो अनबैलेंस्ड फोर्स करती क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो ये दो पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में, कि जो मोशन हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स की डायरेक्शन में होगा, और जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो क्या कर सकती है, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन दोनों को क्या कर सकती है, चेंज कर सकते हैं। तो बेटा जल्दी से इसको लिखो आप यहाँ पे, डन। ओके, नाउ अब मैं ना आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा, उसके बारे में थोड़ा सोचना कि ये ऐसा क्यों हो रहा है अभी। तो जब आप सोचोगे तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आपकी। फिर अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्सेस तो आप समझ ही गए हो। तो इट इज़ लाइक दैट ओनली। और बेटा नोट्स मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अच्छे से बनाते रहो। आपके जो स्कूल में चैप्टर है ना, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है ये। एनसीईआरटी ही बेसिकली मैं लेकर कवर कर रहा हूँ भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को मैंने बीच में मिक्स नहीं किया है, क्योंकि सभी नहीं ना देते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कुछ सिर्फ बोलते हैं कि सर हमने तो सिर्फ स्कूल वाला करना है, एनसीईआरटी में जो दिया है, सीबीएसई ने जो पूछना है, एक्स्ट्रा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जाके नॉन मेडिकल मेडिकल लेना ही नहीं है। पर साइंस तो सभी को पढ़नी पड़ेगी ना 10th क्लास तक। तो सभी बच्चों के लिए वीडियोज़ हैं जो कॉम्पिटिटिव की होंगी, एनटीएससी की वगैरह की, वो मैं अलग से नाम दूंगा उन वीडियोस को, और वो वही बच्चे देखेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कुछ भी। ओके, सो अब देखो यहाँ पे अब हुआ क्या, मेरे पास एक ये ऐसे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है क्यूबिकल शेप में, ये पड़ा है, और इसको मैं अंदर से ऐसे बना सकता हूँ। ऐसे अब पर्सन इज स्टैंडिंग देयर, ये इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, इधर को धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे, ये ऐसे। अब मुझे बताओ, जब मैं ये डायग्राम बना रहा हूं तो इस डायग्राम को देखकर आप क्या बता सकते हो कि कौन सी फोर्स लग रही है किस डायरेक्शन में। आप बोलोगे सर कि ये जो मैन फोर्स लगा रहा है राइट डायरेक्शन में, वही तो फोर्स लग रही है। इसको मैं ऐसे बना देता हूं यहाँ पे एफ। तो ये कौन सी फोर्स है जो ये मैन ने लगाई, पर्सन ने लगाई, चिंटू ने लगाई, चलो चिंटू बोलते हैं इसको, तो अब पूरे चैप्टर में चिंटू चलेगा। तो जो चिंटू है, ये चिंटू ने ये पड़े हुए बॉक्स के ऊपर इधर को धक्का लगाना स्टार्ट किया, पुश लगाना स्टार्ट किया। अब जब मैं इस डायग्राम को देखता हूं
तो इसमें मुझे फोर्स तो सिर्फ एक ही दिख रही है। अच्छा ठीक है, फिर आगे सर मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है पर ये मूव तो कर नहीं रहा। अगेन फोर्स तो एक ही दिख रही है पर ये मूव तो कर नहीं रहा, और मैंने इसको रखा हुआ है किसी सरफेस के ऊपर, लाइक दिस। ठीक है, एक सरफेस के ऊपर मैंने इसको रखा हुआ है और चिंटू ने उधर को फोर्स लगाई F, पर ये मूव नहीं किया। इसका मतलब है ये सरफेस ने एक और फोर्स लगाई होगी इस बॉक्स के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो कितनी होगी? F होगी। अब ये सर क्या कौन सी नई फोर्स आ गई जो सरफेस ने लगानी स्टार्ट कर दी? जब भी आप किसी रफ सरफेस के ऊपर, जब भी आप किसी रफ सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को, बॉडी को, मास को मूव करवाने की कोशिश करते हो, तो जो सरफेसेस होते हैं कांटेक्ट में, जैसे कि ये और ये सरफेस कांटेक्ट में है, तो ये ऊपर वाला सरफेस इस नीचे वाले सरफेस के ऊपर ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, तो नीचे वाला सरफेस उसको रोकेगा कि रुक जा। तो वो बोल रहा है मैं जाऊंगा, ये बोल रहा है रुक जा, वो बोल रहा है मैं जाऊंगा, ये बोल रहा है रुक जा, जाऊंगा रुक जा, जाऊंगा रुक जा, जाऊंगा रुक जा के चक्कर में ये बैलेंस हो जाते हैं। अब जब ये बैलेंस हो जाते हैं तो ये मूव नहीं करेगा। और ये जो जाऊंगा तो मेरी है, चिंटू ने जो लगाई फोर्स, और ये रुक जाए ना, जो रुक जा, ये जो रुक जा वाली फोर्स है, इसको हम बोलते हैं बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, या फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। और फ्रिक्शन की वजह से लगने वाली जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। प्रोसेस फ्रिक्शन है। तो जब भी किसी बॉडी को मैं किसी सरफेस के ऊपर ऐसे मूव करवा रहा हूं टूवर्ड्स राइट, तो ये सरफेस इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है या जो फ्रिक्शन होता है वो आपके मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ पे ये जो चिंटू है इस बॉक्स को F फोर्स से धक्का लगाकर किस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहता है? इस डायरेक्शन में। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करेगी और फ्रिक्शन किधर को लगेगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बॉक्स मूव किया नहीं, क्योंकि ये जो F है और ये जो F लग रहा है बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो चिंटू को ये पसंद नहीं आया, तो चिंटू ने क्या किया? फोर्स को और बढ़ा दिया। तो ये है चिंटू, लाइक दिस। तो अब यहाँ पे मैं एरो का ना लेंथ ज़्यादा कर देता हूँ ताकि इसका मतलब हो कि फोर्स ज़्यादा है। एरो का लेंथ मैंने ज़्यादा कर दिया। अब जब मैंने एरो की लेंथ ज़्यादा करी, इसको नाम देते हैं F1। तो अब फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगी, F1। ये क्या चक्कर है? सो दैट मीन्स जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाऊंगा वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैंने पहले कम फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन भी उतनी ही कम लगी, तो बैलेंस हो गया। फिर मैंने फोर्स बढ़ाई, मैंने नहीं मतलब चिंटू है ना हमारे यहाँ पे, चिंटू प्यारा। तो जो चिंटू प्यारा है यहाँ पे ऐसे लगा रहा है इसको ऊपर धक्का ऐसे इधर को, तो जो चिंटू है, चिंटू ने फोर्स जब बढ़ा दी तो फ्रिक्शन भी बढ़ गई ऑपोजिट। ये फिर रेस्ट पे है, मतलब यहाँ पर भी रेस्ट में है, यहाँ पर भी रेस्ट में है। अच्छा अब क्या करे चिंटू? अब चिंटू ने अपनी सारी शक्तियाँ इकट्ठी करी और ऐसे जोर से धक्का लगाया। तो चिंटू ने क्या किया? अपनी सारी की सारी जो शक्तियाँ हैं उनको एकत्रित किया। यू नो व्हाट इज एकत्रित? हिंदी, हिंदी बहुत अच्छी है मेरी, हिंदी के ना टफ टफ वर्ड्स पता है मेरे को, हिंदी आपकी इम्प्रूव कर दूंगा मैं धीरे धीरे। तो शक्तियों को जैसे एकत्रित किया चिंटू ने, तो चिंटू ने पूरे जोश के साथ ऐसे इसको धक्का लगाया, ऐसे करके शक्ल भी बनाई उसने, ऐसे जोर से धक्का लगाया, तो फोर्स उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। अब पर अब फ्रिक्शन नहीं बढ़ पाई। दैट मीन्स फ्रिक्शन के बढ़ने की एक लिमिट होती है। तो फ्रिक्शन जो थी वो जितनी बढ़ सकती थी उतनी वो बढ़ गई, और उसको यहाँ पे इसको F2 बोल देते हैं, और हम मान लेते हैं कि पिछले केस में जो फ्रिक्शन थी वो उतनी ही मैक्सिमम हो सकती है। तो फ्रिक्शन कितनी हुई? F1। ठीक है। सो अब F2 इधर को लग रहा है, F1 इधर को लग रहा है, तो F2 इज ग्रेटर देन F1, क्योंकि चिंटू ने जब अपनी सारी शक्तियां एकत्रित करी, इकट्ठी करी, तो उसने इधर को धक्का लगाया। फ्रिक्शन ने रोकने की कोशिश करी, पर फ्रिक्शन इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उसकी शक्तियों को रोक पाए। तो दैट मीन्स ये कैसा केस बन गया अब? अनबैलेंस्ड फोर्स का। तो जब अनबैलेंस्ड फोर्स का केस बन गया तो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी? टूवर्ड्स राइट। सो दैट मीन्स जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस, रफ सरफेस के ऊपर चलने की कोशिश करती है, एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शनल फोर्स। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फ्रिक्शन बोलते हैं।
समझ में आ रही है बात? तो इन चीजों को अभी हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज दैट फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट। चिंटू ने जो अपनी शक्तियां लगाई सारी की सारी, अंत में वो कामयाब रहा। सो ये देखकर, चिंटू की सारी शक्तियां देखकर जो श्रोता थे वो हतप्रभ रह गए, भौचक्के रह गए। देखा, हिंदी के टफ टफ वर्ड आते हैं मुझे। तो अब चलो तो यहां पे आप इसी टॉपिक में एक सब हेडिंग डाल सकते हैं, फ्रिक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट tries to move on a rough surface, comma, the surface opposes this motion दिस टेंडेंसी ऑफ मोशन। मैं बताता हूं ऐसे मैंने क्यों लिखा, दिस टेंडेंसी ऑफ मोशन बाय अप्लाइंग अ फोर्स इन द ऑपोजिट direction. This process is called as friction, and force is called as frictional force. Which tries to oppose the motion. तो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन हो गई कि जब एक बॉडी चलने की कोशिश करेगी। अब मैंने ये टेंडेंसी क्यों लिखा है यहाँ पे, आपको मैंने अभी अभी डायग्राम जो बना के दिखाया उसमें जो चिंटू था, चिंटू ने जब शुरू में कोशिश करी बॉक्स को मूव करने की, तो चिंटू की टेंडेंसी क्या है, कोशिश क्या है, बॉक्स मूव कर जाए। बॉक्स की भी टेंडेंसी क्या है, मूव कर जाए, पर सरफेस क्या चाहता है, रुका रहे। तो जैसे ही मैं कोशिश भी करूंगा ना मूव करवाने की, फ्रिक्शन तो उसी टाइम लगना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए तो वो मूव नहीं कर पाता, क्योंकि जो मैं इधर को फोर्स लगा रहा हूं या चिंटू ने इधर को जो फोर्स लगाई उतनी ही फोर्स बैकवर्ड फ्रिक्शन ने लगाई, तो वो बैलेंस हो गया। तो मैंने और कोशिश करी, चिंटू ने और कोशिश करी, उसने सारी शक्तियां लगा दी अपनी, तो एक टाइम ऐसा आया कि फ्रिक्शन की हो गई बस। फ्रिक्शन ने बोला कि अब मैं इससे ज्यादा और इंक्रीज नहीं कर सकती, तुम निकलो अब। तो यहां पे हम बोल सकते हैं, सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं एक। ये लगाई मैंने फोर्स F1, क्लियर है। तो बेटा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है वो मैंने आपको बताया सरफेस लगाएगा। अगर सरफेस लगाएगा तो मैं उसकी डायरेक्शन ऐसे बना सकता हूं, पीछे को ऐसे। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगी वो भी कितनी लगी, F1।
इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। ये पार्ट ए है आपका, बॉडी डज नॉट मूव। अब क्या किया हमने, लाइन कैसी बन रही है, यस सीधी बन रही है, तो ऐसे ऐसे ऐसे। अब फोर्स जो कर दी हमने, कितनी कर दी, F2। तो यहाँ पे अगेन फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगी और इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोल देंगे F2। अगेन जितनी मैंने लगाई उतनी फ्रिक्शनल फोर्स लगी। सो दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स, बॉडी still does not move। और जो हमने ये F2 लगाया वो पिछले वाले F1 से बड़ा था, तब भी वो बॉडी मूव नहीं करी अभी। अब थर्ड केस, यहां पे मैंने अब फोर्स लगाई F3। तो अब यहां पर जो फ्रिक्शनल लगेगी, और यहां पे मैं बोल सकता हूं फ्रिक्शनल फोर्स ये मैक्सिमम लग चुकी है पिछले केस में। जब मैंने F2 लगाई थी तो फ्रिक्शनल इतनी मैक्सिमम लग सकती है। तो मतलब अगर अब मैं अपनी फोर्स को बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन अब नहीं बढ़ेगी, वो जितना बढ़ सकती थी वो बढ़ चुकी है। दैट मीन्स अब भी वो कितनी लगेगी, F2। दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स नाउ। दैट इज, अब मेरे पास अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्स मेरे पास कितनी है, दैट इज इक्वल टू, बताओ कितनी है, F3 इधर को और F2 इधर को, F3 माइनस F2, F3 माइनस F2। क्लियर है? तो यहां पे बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बॉडी जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी। दैट मीन्स जो बॉडी है आपकी वो इधर को चलना स्टार्ट करेगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आई होप योर फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। तो बॉडी जब भी किसी दूसरे सरफेस के ऊपर चलने की कोशिश करती है तो वो सरफेस रोकता है। तो अगर बॉडी की टेंडेंसी इधर को है जाने की तो फ्रिक्शन इधर को लगेगी। तो यहां पे मैंने फोर्स जब इधर लगाई तो फोर्स की टेंडेंसी उसको ले जाने की उधर है, तो फ्रिक्शन इधर को, मैंने और बढ़ा दी फोर्स तो फ्रिक्शन भी और बढ़ गई ऑपोजिट में। पर अब ये जो बड़ी है ये मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। अब मैंने अपनी फोर्स को और बढ़ा दिया पर फ्रिक्शन उतनी ही रहेगी क्योंकि वो मैक्सिमम ऑलरेडी लग चुकी थी और अब भी इतनी ही लगेगी, F2। तो अनबैलेंस्ड फोर्स बन गई F3 माइनस F2। तो दैट मीन्स इस केस में बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इस डायरेक्शन में बॉडी का मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिमिलरली साइकिलिंग करते होगे आप सभी, जब आप साइकिल चलाते हो तो आपको अपनी साइकिल को चलाने के लिए एक फोर्स लगानी पड़ती है जो कि आप पैडल्स के थ्रू क्या करते हो, लगाते हो। बेसिकली जब आप पैडल्स चलाते हो तो दैट मीन्स आप फोर्स लगा रहे हो साइकिल को चलाने के लिए। आप क्या करो, जब साइकिल चला रहे हो ना तो पैडल मारना बंद कर दो। जब पैडल मारना बंद कर दोगे तो साइकिल जो है वो एक टाइम के बाद जाकर रुक जाएगी। वाई इट विल स्टॉप, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन। पैडल मत मारो। दैट मीन्स अगर आप चाहते हो कि साइकिल चलती रहे तो आपको पैडल मारते रहना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको एक अनबैलेंस्ड फोर्स रेगुलरली मेंटेन करनी पड़ेगी। फ्रिक्शन तो हमेशा साइकिल को रोकने की कोशिश करेगी, कर ही रही है,
पर आप जो पेडल मार रहे हो उससे जो फोर्स लग रही है वो फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा है, इसलिए साइकिल कभी रुकेगी नहीं। और जैसे ही आपने पेडल मारना बंद किया तो आपने तो F3 को 0 कर दिया। अगर आपने F3 को 0 कर दिया तो फ्रिक्शन जो है वो F2 इधर को लग रही है और आप इधर को जा रहे हो, अब फोर्स इधर को लग रही है, तो कभी ना कभी जाके आप थोड़ी दूर जाके क्या करोगे, रुक जाओगे। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाइसिकल वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं, जस्ट नोटेड डाउन जो यहां पे मैंने यहां पे आपको लिखा है। ओके सो बाइसिकल का पॉइंट अगर हम लिख लें यहां पे, तो बाइसिकल साइकिल तो चलाते हैं आप सभी, तो साइकिल में जो बेटा आप पैडल मारते हो वो इसलिए मारते हो ताकि साइकिल आपकी चलती रहे। अगर पैडल नहीं मारोगे तो साइकिल रुक जाएगी, और साइकिल रुक जाओगी तो आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा नहीं पाओगे। तो मोशन मेंटेन करने के लिए जो पैडलिंग है वो ज़रूरी है। Okay. While riding a bicycle, comma, when we stop pedaling, the bicycle starts slowing down. The bicycle starts slowing down. This is because friction force acts in the opposite direction of motion. So to keep bicycle moving, comma, we need to start pedaling again. तो ये बात समझ लो एक तरीके से कि अगर आप पेडल मारना बंद कर दोगे तो साइकिल एक टाइम पे जाके रुक जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोक देगी। अगर आप चाहते हो साइकिल चलती रहे एक ही कांस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड पे, तो आपको कॉन्टिन्यूसली पेडलिंग करते रहना पड़ेगा। सो दिस इज द पॉइंट, जस्ट राइट इट डाउन। ओके, तो अभी आपने क्या सीख लिया? आपने ये सीख लिया कि ये एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि ये एक बॉडी है, ये वेलोसिटी v से चल रही है, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू ले लेते हैं। और मैंने क्या किया, एक फोर्स इधर को लगानी स्टार्ट करी इसके ऊपर, क्लियर है, जो कि वैल्यू है जिसकी F1। अब जब मैं ये F फोर्स लगानी स्टार्ट करूंगा तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी एक फ्रिक्शनल फोर्स है ये वाली, इसमें भी थोड़ा सा चेंज आएगा और ये भी थोड़ी सी इंक्रीज होगी। अगर मैं ये मानकर चलूं कि 30 की स्पीड पे जो फ्रिक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं है, ध्यान से समझना। तो जब मैं F1 इस पे फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन भी F1 के कॉरेस्पॉन्डिंग बढ़ जाएगी। तो दैट मीन्स यहां पे जो फोर्स हो गई वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये बॉडी जो है ये अभी भी 30 की स्पीड से चलती रहेगी। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक बॉडी 30 की स्पीड से चल रही थी
इधर बनाते हैं इसको, 30 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, मैंने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई F1 इधर को, और किसी दूसरे पर्सन ने उधर से फोर्स लगा दी F2 इधर को, या F1 ही लगा दी, जो इधर से लग रही है उतनी वहां से लग रही है। दैट मीन्स अगेन यहाँ पे फोर्स क्या होगी, फिर से बैलेंस्ड फोर्स हो गई। तो इसका मतलब बॉडी अभी भी कितने से चलती रहेगी, 30 मीटर पर सेकंड से। तो कहने का मतलब है अ बॉडी कंटिन्यूज टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी टिल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर बैलेंस्ड। पर अगर मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाए, तो मुझे फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो फोर्सेस को अगर मैं अनबैलेंस्ड कर दूं तो ये 30 का 40 भी हो सकता है, 30 का 20 भी हो सकता है। और अगर 30 से 20 होगा, 30 से 40 होगा, दोनों ही केसेस में वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन बोलते हो। इसका मतलब है अगर आप बॉडी को एक्सेलरेशन देना चाहते हो तो आपको एक अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर लगानी पड़ेगी, जिसको नेट एक्सटर्नल फोर्स भी हम बोलते हैं। तो जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है बॉडी पे, तब तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। जैसे ही आपने नेट एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगाई, तो बॉडी जो है वो क्या करना स्टार्ट करेगी, वो एक्सेलरेशन के साथ मूव करना स्टार्ट करेगी। ये पॉइंट आए समझ में? तो इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। सो विल डू वन थिंग, ये जो पॉइंट्स अभी मैं आपको लिखवाऊंगा ना, इनको हम एक हेडिंग में लिख लेते हैं, और उस हेडिंग को हम लिखते हैं अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा वहां से हमें कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं आपका बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अ बॉडी continues to move with uniform velocity till the forces acting on it are balanced। तो अगर मेरे पास एक बॉडी है जो कि 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और इसके ऊपर मैं फोर्सेस लगा रहा हूँ F और इधर से भी F, तो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। इसका मतलब वेलोसिटी विल नॉट चेंज, वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज बैलेंस्ड फोर्सेस। दूसरा, velocity of the body changes, मतलब इसका क्या है, either magnitude comma direction और both, या तो दोनों ही चेंज हो जाएंगे। So velocity of the body changes when unbalanced force, जिसको हम नेट एक्सटर्नल फोर्स भी बोलते हैं, acts on it। This means unbalanced
forces accelerate the body. Accelerate the body. तो अगर मेरे पास एक बॉडी है जो 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, अब मैंने उसके ऊपर फोर्सेस लगा दी, इधर से F1, इधर से F2, F1 इज ग्रेटर देन F2। तो इस केस में जो स्पीड है उसकी, इट विल बी मोर देन 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपका जो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है वो राइट में आ गई। तो राइट में नेट धक्का लग रहा है उसको, तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर फोर्सेस में ऐसे ही लगाऊं F1, F2 और F2 इज ग्रेटर देन F1, तो बॉडी की जो स्पीड है, यहां पे आप लिख सकते हो स्पीड, या हम लिख सकते हैं यहां पे वेलोसिटी डिक्रीजेस। सो कहने का मतलब है जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी वो बॉडी को एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेट का मतलब होता है स्पीड का या वेलोसिटी का चेंज होना, चाहे कम होना या ज़्यादा होना। तो यहाँ पे ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे कम हो रही है, और यहाँ पे एक टाइम के बाद जाके ये बॉडी जो है वो रुक जाएगी और फिर इधर को चलना स्टार्ट करेगी। ओके, सो दीज आर द 2 पॉइंट्स, जस्ट नोट इट डाउन। इसके बाद एक पॉइंट बचा, वो मैं आपको समझाता हूं। अब मान लो कि थर्ड पॉइंट है जो इस केस को मानते हैं कि मान लो मैंने ये केस पकड़ा, पहले 30 से चल रही थी, फिर मैंने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई F1 और F2, F1 बड़ा है F2 से, तो मोर देन 30 है, तो स्पीड वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, 60 हो गई। जैसे ही 60 हुई मैंने इन फोर्सेस को हटा दिया। सो दैट मीन्स जैसे ही मैं इन फोर्सेस को हटा दूंगा और जितनी स्पीड उस टाइम थी उसी स्पीड या वेलोसिटी से जो बॉडी है उस डायरेक्शन में चलती रहेगी। सो दिस मीन्स दैट change in velocity continues till unbalanced force acts. When unbalanced force is removed, comma, body moves with the moves further कर लेना यहाँ पे, moves further with the same constant velocity which it acquired till that point। तो वहां तक वो जितनी एक्वायर कर चुकी थी उसी से वो आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी। जैसे यहाँ पे मैंने इस फोर्सेस को लगाया, 30 से स्पीड बढ़ी, 30, 40, 50, 60 हो गई या 70 हो गई, 70 पे मैंने इन फोर्सेस को हटा दिया दोनों को, तो आगे बॉडी 70 से ही चलती रहेगी। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, जस्ट राइट इट डाउन। ओके, डन। So what we have done the what is force, what are the effects of force, और बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज हमने डिस्कस की। अनबैलेंस्ड फोर्सेज की एक एग्जांपल हमने डिस्कस की, दैट इज फ्रिक्शन, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट किए हैं। नाउ
नाउ दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर. मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं और इससे भी इंपॉर्टेंट वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. गैलीलियो की कुछ ऑब्जर्वेशंस, उनको ऑब्जर्वेशंस को यूज करके न्यूटन ने क्या बताया, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी की सारी चीजें हमने करनी है. सो जस्ट कीप रिवाइजिंग till the next video and we'll meet again in the next video. Fine, thank you.